दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय गुमशुदा लोगों के केस से। 2 महीने पहले राजनीति से जुड़े हुए 3 नौजवान अचानक ही लापता हो जाते हैं। कई खोजबीन करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है डीएसपी श्रीकांत और उसके असिस्टेंट ऑफिसर अभि को। लेकिन उनके पास समय होता है सिर्फ 2 दिन का। अगले 48 घंटों के अंदर उन्हें ऐसे सुरागों का पीछा करना होगा जो उन्हें सच के करीब ले जाए। लेकिन क्या होगा जब इस केस के गहरे राज उन्हें अंधेरे की तरफ धकेल देंगे। जैसे जैसे वो जांच में आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर उन्हें मिलते हैं नए ट्विस्ट, झूठ और राजनीति से जुड़े हुए खतरनाक खेल। समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ये केस सॉल्व करने का दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऑफिसर श्रीकांत और अभि सच तक पहुंच पाएंगे या फिर ये केस हमेशा के लिए इसी तरह अनसुलझा ही रह जाएगा। यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस से भरी हुई थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है द लास्ट 2 डेज। फ्रेंड्स, IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10 और आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक पायक्कड़ जिले के बहुत ही सुंदर गांव से। उस गांव में हमें श्रीकांत नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि शहर का डीएसपी होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रीकांत के सीनियर ऑफिसर ने उसे एक मुश्किल केस सुलझाने के लिए दिया है। दरअसल दोस्तों, उसके सीनियर ऑफिसर ने भी ये केस सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब ऑफिसर श्रीकांत, जो कि डिपार्टमेंट का सबसे होशियार पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसके सीनियर ने फैसला किया कि श्रीकांत से ये केस सुलझा लेंगे। अब ये केस सॉल्व करने के लिए उस सीनियर ऑफिसर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, इसलिए वो श्रीकांत को भी ये केस अनऑफिशियल तरीके से सुलझाने के लिए कहता है, और वो भी बस 2 दिन के अंदर। तो अब श्रीकांत को किसी न किसी तरीके से इस केस का कोई ना कोई सुराग ढूंढना होगा। मतलब कि श्रीकांत के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। आगे उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि श्रीकांत, अगर तुम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो ये मेरे लाइफ का पहला अनसॉल्व केस बन जाएगा और मेरी बदनामी भी होगी। उस पर श्रीकांत कहता है कि सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वो कॉल रख देता है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको उस केस के बारे में बताता हूँ। देखिए, हमें श्रीकांत के लैपटॉप पर 3 लोगों की फोटो दिखाई दे रही है। ये तीनों इसी इलाके से एक के बाद एक अचानक ही गायब हो गए थे। बीच वाला शख्स राजनेता होता है जो कि इस बार के चुनाव का कैंडिडेट भी है। उसका नाम होता है जेवियर और बाकी के 2 बंदे उसके दोस्त होते हैं। अब जेवियर जैसा बड़ा आदमी पॉलिटिशियन होने के नाते इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर आने लगता है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम श्रीकांत के असिस्टेंट ऑफिसर अभि को देखते हैं। श्रीकांत और अभि मिलकर इस केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। अब इस मिसिंग केस में श्रीकांत की सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे पहले जेवियर की विपक्षी पार्टी पॉलिटिशियन रॉय के ऊपर होता है। श्रीकांत ऐसे सोच रहा होता है कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए रॉय ने जेवियर को किडनैप कर लिया होगा। इसलिए वो अनऑफिशियल तरीके से रॉय को यहाँ पर पूछताछ करने के लिए बुलाता है। अब हम थोड़ी देर में देखते हैं पॉलिटिशियन रॉय भी वहाँ पर आता है। लेकिन जब जेवियर के बारे में श्रीकांत उसे पूछता है तो रॉय उसे कहता है कि सर, आपको एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी, मैंने तो आपके सीनियर ऑफिसर को भी बता दिया था कि मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। सच मानिए, मुझे इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। और एक बात, क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे, शायद चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वो लोग सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए कहीं छुपे होंगे, ताकि बाद में ये कह सके कि हमने उन्हें किडनैप किया है, जिससे कि हमारा नाम खराब हो सके और फिर उन्हें इलेक्शन जीतने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए सर, मैं आपको कह रहा हूँ, बिना अच्छे तरीके से जांच किए आप मुझे बार बार परेशान मत कीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मुझे इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। तो इस पर श्रीकांत कहता है कि ठीक है सर, मैंने मान लिया, लेकिन जेवियर के बारे में कोई छोटी मोटी जानकारी हो तो हमें बता सकते हो, जिससे कि हमें केस सॉल्व करने में थोड़ी मदद हो सके। तो रॉय कहता है कि हाँ, एक बात है, लेकिन पता नहीं ये केस सॉल्व करने में तुम्हारी कितनी मदद में आएगी। लक्ष्मी विलाजा नाम का इस इलाके में एक स्कूल है। ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने जेवियर को बहुत सारे पैसे देकर इस स्कूल की प्रॉपर्टी को तोड़ने का फैसला लिया। मतलब कि वो लोग स्कूल को गिराकर उस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बना रहे थे। तो इसलिए ये लोग उस स्कूल की कमेटी मेंबर्स को बहुत डांटते थे, उन्हें बहुत ही गंभीर धमकियां देते थे। लेकिन अब मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। अब ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त कहता है कि सर, आगे से ध्यान रखना, अगली बार मुझे शक करके मत बुलाना, मेरी इमेज खराब होती है। खैर, अब दोस्तों कुछ देर के बाद श्रीकांत को उसके एक दोस्त मिलने के लिए आती है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद श्रीकांत अपने दोस्त से उस स्कूल के बारे में पूछता है। मतलब कि जो लक्ष्मी विलाजम स्कूल की बात रॉय ने उसे बताई थी, उसी के बारे में पूछने लगता है। तो वह लड़की उसे कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है, वो स्कूल लक्ष्मी विलाजम नाम के ट्रस्ट से चला जाता है। खासकर ये स्कूल आम गरीब लड़कियों के लिए बनाया गया था ताकि सब फ्री में पढ़ाई कर सके। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ नेता अपनी ताकत दिखाकर उस स्कूल को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां के स्टूडेंट ने मिलकर जोरदार आंदोलन किया, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए।
तो अब ये सारी जानकारी बताकर श्रीकांत की फ्रेंड उससे थोड़ी और बातें करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं श्रीकांत का असिस्टेंट ऑफिसर अभी कुछ लेकर आता है। वो कहता है कि सर ये चीज जेवियर के घर के बाहर मिली। आज जेवियर का जन्मदिन था तो कोई उसके जन्मदिन पर ये गिफ्ट के तौर पर वहां पर छोड़ गया, लेकिन ये कौन लेकर आया था इसके बारे में कोई नहीं जानता। जेवियर के परिवार वालों को जब ये चीज मिली तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर इसे जमा कर दिया। जब पुलिस वालों ने इसे खोला तो पता चला कि ये बड़ा सा टाइल का टुकड़ा है। उस टुकड़े पर किसी कब्र का निशान भी बना होता है। साथ ही जेवियर का नाम, पता और सारी जानकारी लिखी होती है। मतलब कि जब कोई मरता है तो उसकी कब्र पर ऐसा ही सब कुछ लिखा जाता है। बस ठीक वैसा ही ये टुकड़ा होता है और कुछ नहीं। अब ये देखने के बाद श्रीकांत समझ जाता है कि कोई उन्हें समझाना चाहता है कि वो जेवियर की कब्र बना रहा है। इससे श्रीकांत समझ जाता है कि कोई जल्दी जेवियर को मारने वाला है। कोई है जो पूरी प्लानिंग करके इस चीज को उसके घर के बाहर छोड़ गया। यानी कि उन लोगों का मिसिंग होना कोई साधारण मिसिंग केस नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड छुपा है। अब उसके बाद यहाँ पर श्रीकांत अभी से पूछता है कि अभी क्या तुम उस स्कूल से किसी को जानते हो? उस पर अभी कहता है कि उस स्कूल के प्यून को मैं जानता हूँ। तो श्रीकांत उसे तुरंत ही कॉल करने को कहता है। श्रीकांत उस प्यून से फोन पर बात करने लगता है और उस घटना के बारे में पूछता है। प्यून कहता है कि हाँ सर, कुछ पॉलिटिशियन ने इस स्कूल को हथियाने की योजना बनाई थी। ये स्कूल भी काफी पुराना हो चुका था और इसे सपोर्ट करने के लिए कोई भी बड़ा नेता नहीं था, तो इसलिए इस इलाके के पॉलिटिशियन जेवियर और उसके लोगों ने चोरी छुपे इस प्रॉपर्टी को हत्या कर किसी बड़े बिजनेसमैन को इसे बेचने की साजिश कर रहे थे। फिर वो वहां पर शॉपिंग मॉल या कुछ बड़ा सा बनाने वाले थे। तो इस पर श्रीकांत प्यून से पूछता है कि जेवियर के साथ काम करने वाला वो बिजनेसमैन कौन था जिससे वो इस प्रॉपर्टी की डील करने वाला था? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? तो प्यून कहता है कि सर वो तो कई लोग थे लेकिन उनमें से यहाँ पर कोई नहीं आया था, लेकिन हाँ मैं एक को जानता हूँ क्योंकि वो इसी इलाके का है। अब श्रीकांत प्यून से उस बिजनेसमैन की जानकारी कलेक्ट करता है और बिना देर किए तुरंत ही उसके घर पर मिलने के लिए जाता है। अब वहां पर जाकर वो स्कूल गिराने वाली घटना के बारे में पूछता है, जिस पर वो बिजनेसमैन कहता है कि हाँ सर, जेवियर और उसके दो दोस्त ये काम कर देंगे। इसके लिए उन्होंने मुझसे करीब 50 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि स्कूल बहुत ही पुराना है, अगर वो हट गया तो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा बल्कि इस इलाके का तो और भी ज्यादा विकास हो जाएगा। और इसी कारण की वजह से मैं भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उनका काम भी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन तभी अचानक एक घटना हुई। स्कूल के कई सारे स्टूडेंट ने मिलकर आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन के वक्त वो लोग वीडियो बनाने लगे। उस वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालने की वजह से वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे कि आम लोगों को भी इसके बारे में पता चला। इस तरह से धीरे धीरे यह खबर सरकार तक पहुंच गई। फिर आगे सीधा सरकार से नोटिस आने की वजह से उस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हो सका। वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सरकार के अधीन चली गई और उसके कुछ दिन बाद से ही जेवियर और उसके दो दोस्त कहीं लापता हो गए। लगता है वो लोग मेरा पैसा खाकर कहीं भाग गए और बस गुमशुदा होने का ड्रामा कर रहे हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद श्रीकांत सीधा उस स्कूल के प्यून के पास जाता है, उसे मिलता है और उसे स्कूल के स्टूडेंट ने जो आंदोलन किया था उसके बारे में पूछने लगता है। अब उस पर प्यून कहता है कि हाँ सर, असल में शुरुआत में 5 लड़कियों ने मिलकर ये आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से ये सब कुछ वीडियो शूट किए और फिर उन्हें ऑनलाइन वायरल कर दिया, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कर पाया। स्कूल की उन लड़कियों का एक सपना था कि वो हमेशा समाज की सेवा करेंगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी। तो श्रीकांत उसे कहता है कि तुम मुझे उन लड़कियों के पास ले चलो, मैं उन लड़कियों से सीधा बात करना चाहता हूँ। अब इस पर प्यून उदास हो जाता है और सिर झुका लेता है। वो कहता है कि सर पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ महीने पहले स्कूल आते वक्त उनकी नाव नदी में डूब गई और वह सब लड़कियां मर गई। वो 5 लड़कियां हमेशा साथ रहती थी, जहां भी जाती साथ जाती, और इसी बीच उनके साथ यह हादसा हो गया। अब ये बात सुनकर श्रीकांत तो बिल्कुल भी शॉक रह जाता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे किसी ऐसे के बारे में बता सकते हो जो उन लड़कियों के बारे में मुझे और डिटेल्स बता सके? तो प्यून श्रीकांत को एक लड़की का नंबर देता है जो उन 5 लड़कियों के साथ रहती थी और उनकी दोस्त थी। तो श्रीकांत बिना देरी किए उस लड़की को कॉल करता है और उस घटना के बारे में पूछता है। तब वो लड़की श्रीकांत को बताती है कि सर, जैसे हमने सुना कि स्कूल के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की बात हो रही है, तो उन 5 लड़कियों ने मिलकर एक बहुत ही सख्त आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद उन्हें देखकर बाद में हम भी उनके साथ शामिल हो गए और उसी वजह से हम लोग अपने विद्यालय को खोने से बचा पाए। उसके बाद ऐसे ही एक दिन कुछ गुंडे हमारे पास आकर पूछने लगे कि वो आंदोलन किसने शुरू किया था, उन 5 लोगों में उनका मेन लीडर कौन था, यानी कि आंदोलन करने का आइडिया किसका था। तो वो लड़की बताती है कि दिव्या नाम की लड़की हमारी लीडर थी। स्कूल को बचाने के लिए उसने बहुत हिम्मत की थी। तो अब यहाँ पर ऑफिसर श्रीकांत उससे पूछता है कि क्या दिव्या का कोई दुश्मन था? तो वो लड़की कहती है नहीं सर, वो 5 बिल्कुल भी अलग थी। उनकी किसी के साथ भी जीवन में कोई भी कभी भी दुश्मनी नहीं हुई। लेकिन 15 अगस्त के उस दिन बाद, मतलब कि आंदोलन के बाद, जब जेवियर उससे मिलने के लिए आया था
तो तब उसने सीधे दिव्या का रास्ता रोका। जेवियर साथ में अपने लोगों को लेकर आया था और वो यहाँ पर उसे तरह तरह की धमकियां देने लगा, बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, क्योंकि इन 5 लड़कियों की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसके बाद जेवियर दिव्या की माँ और बहन को लेकर उन्हें गालियां देता है। तो अब इस बात को लेकर दिव्या कुछ भी सहन नहीं कर पाती और वो जेवियर को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब ये सब कुछ जेवियर बस हैरान होकर देखते रहता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, फिर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और दुर्भाग्यवश उस 5 लड़कियों की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। बस सर, मुझे इतना ही पता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर श्रीकांत बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो किस चीज का किससे कनेक्शन है ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। फिर वो अभी से कहता है कि जेवियर का आखिरी लोकेशन कहाँ का बता रहा था, वो पता करके मुझे बताओ। फिर जैसे ही अभी उसका मोबाइल नंबर लेकर टावर लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आखिरी लोकेशन इस इलाके के किसी केमिकल फैक्ट्री के आसपास थी। तो अब रात को श्रीकांत उस केमिकल फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जांच पड़ताल करने लगता है। वो वहां के गार्ड से भी पूछताछ करता है तो वो गार्ड से बताता है कि सर, पिछले 4-5 महीने से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है, सिर्फ यहाँ पर देखरेख करने के लिए अंदर और बाहर एक एक आदमी रखा गया है। तब ये सब कुछ पूछताछ करते हुए श्रीकांत तलाशी लेता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत जिस बोट से उस 5 लड़कियों की मौत हुई थी वो बोट किसकी थी उसकी डिटेल्स निकालने लगता है। तो श्रीकांत उस बोट के मालिक को पकड़कर उससे लड़कियों के बारे में पूछताछ करता है। तब वो बताने लगता है कि जी सर, वो लड़कियां रोज मेरे ही बोट से होकर आती जाती थी और उस दिन वो ठीक लंच टाइम पर ही मेरे पास आई थी। उन लोगों को अचानक ही नदी के उस पार जाना था। तब मैं लंच कर रहा था तो मैंने उनसे कहा तुम लोग थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं अपना खाना खत्म करके तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। लेकिन वो लोग बहुत ही जल्दी निकलना चाहते थे, इसलिए वो लोग मुझसे चाबी लेकर खुद ही बोट चलाकर रवाना हो गए और थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो बोट पलट गई और वो 5 मर गई। अब ये बात सुनकर श्रीकांत हैरान हो जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने उसे चाबी दी थी, तो क्या वो सच में बोट चलाना जानती थी? बोटमैन कहता है कि हाँ सर, बिल्कुल जानती थी। इससे पहले भी मैंने उन्हें कई बार ऐसे भेजा है, लेकिन कभी कोई हादसा उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन अब बोटमैन की बातें श्रीकांत को कुछ अजीब सी लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो आगे जेवियर और उसके दोस्तों की फोटो उसे दिखाकर पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो? तो दोस्तों जेवियर की फोटो देखने के बाद उसके तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वो थोड़ा डर के साथ श्रीकांत से कहता है कि जी सर, ये लोग हमारे इलाके के पॉलिटिशियन जेवियर और उसके दोस्त हैं। सुना है कि ये लोग गायब हो गए हैं और अभी तक इन तीनों की कोई खबर नहीं। अब ये बात सुनकर श्रीकांत थोड़ा सोचते हुए से कहता है कि हाँ सच में ये तीनों पहले गायब थे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। फिलहाल वो मेरे कब्जे में है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये लोग कुछ और कह रहे हैं और तुम कुछ और। तो दोस्तों अब ये बात सुनते ही उस बोट वाले की हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए श्रीकांत से कहता है कि सर यही सच है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। लेकिन दोस्तों अब श्रीकांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम मुझे सारा सच बताओ, वरना हम तुम्हें ऐसी 3rd डिग्री देंगे कि जिंदगी में तुम कभी उठ पाओगे ना बैठ पाओगे। अब ये सुनते ही वो बोटमैन गिड़गिड़ाते हुए सब कुछ मान जाता है। अब वो सच बताते हुए कहता है कि जी सर, उस दिन वो लड़कियां मेरे पास आई थी, लेकिन उससे पहले जेवियर मेरे पास आया था। उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे दिए और धमकाते हुए बोले जब वो लड़की आए तो तुम खाना खाने का नाटक करना, ताकि वो लड़कियां बोट लेकर आगे चली जाए। बस मैंने वैसा ही किया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये बात सुनने के बाद श्रीकांत समझ जाता है कि ये एक साथ 5 लोगों की मौत कोई आम मौत नहीं है और इसके बाद तो उस जेवियर के लोग भी गायब हो गए थे। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में जरूर कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन वो कड़ी क्या है इसे हमें जरूर ढूंढना होगा। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत थोड़ी और जांच पड़ताल करता है। वो सोचने लगता है कि असल में इस इलाके में पुलिस स्टेशन नदी के उस पार है और जरूर ये 5 लड़कियां पुलिस स्टेशन जाने के लिए ही जल्दी में थी, लेकिन बीच रास्ते में उनके साथ कुछ तो हुआ है और हो सकता है कि उनकी मौत के पीछे जेवियर के लोग हो। लेकिन दोस्तों श्रीकांत को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर ऐसा है तो फिर जेवियर को किडनैप किसने किया? और वैसे भी श्रीकांत ने तो उन लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि नॉर्मल नदी में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो अब इसी तरह से श्रीकांत एक एक पॉइंट निकालकर सब कुछ एक जगह पर लिखने लगता है और हर चीज का किसी न किसी से लिंक बनाने की कोशिश करता है ताकि आगे की जांच पड़ताल के लिए कुछ न कुछ सुराग मिल सके। वो अभी से कहता है कि कल रात जब मैं उस केमिकल फैक्ट्री में गया था, मतलब कि जहां पर हमें जेवियर का आखिरी लोकेशन दिखा रहा था, वहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक केमेटोरियम देखा। इलेक्ट्रिक केमेटोरियम इसका मतलब होता है बिजली की मदद से लाश को जलाने की जगह, यानी कि बिजली के जरिए सेकंडों में किसी की लाश को जलाकर राख बना दिया जाता है और ऐसा बेवारिश लाशों के मामले में किया जाता है। लेकिन पूछताछ करने पर पता चला वो इलेक्ट्रिक केमोटोरियम काफी दिनों से बंद पड़ा है। लेकिन वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर मैंने देखा कि किसी खास वक्त में उस कैमरे को किसी चीज से ढक दिया गया था। उस कैमरे को इस तरह से कवर किया गया था कि चेक करने वाले को कुछ भी दिखाई न दे। और ये बात 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुई है। बाद में उस केमेटोरियम को जो देखता था मैं उससे भी मिला।
जब मुझे उसके बारे में पता चला तो वो तो पूरी तरीके से नशे में डूबा हुआ था और उसके कमरे में कई सारी महंगी शराब की बोतलें पड़ी थी। अब उसकी हालत देखकर ये तो समझ में आ गया था कि उसके लिए सब कुछ करना नामुमकिन था। यकीनन किसी ने उसे लालच में फंसाकर वो कैमेटोरियम 3 दिन के लिए यूज किया होगा। वहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पर जेवियर को ले जाकर जला दिया गया हो ताकि किलर के मामले में हमें कोई सुराग ना मिले। तो दोस्तों इस तरह से अब कुल मिलाकर श्रीकांत के सामने ये केस और भी पेचीदा हो जाता है। अब ये केस इस तरह से बन गया था, मतलब कि जेवियर पैसे खाकर उस स्कूल की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन 5 लड़कियों के आंदोलन करने की वजह से सारी योजना पानी में चली गई, जिसके चलते उन लोगों ने लड़कियों से बदला लेने की ठानी। जब वो लड़कियां पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के लिए जा रही थी तो नदी पार करते वक्त जेवियर ने उन्हें रोक लिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जेवियर को किसने किडनैप किया और लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नॉर्मल है। अब ये बात सुनने के बाद अभी कहता है कि सर ये काम उन 5 लड़कियों के परिवार में से कोई कर सकता है। उस पर श्रीकांत बोलता है कि ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी, इसलिए मैं पहले ही उन 5 परिवारों के हर एक सदस्य को जाकर मिला था, लेकिन उनकी फैमिली की सिचुएशन देखकर इतना तो पक्का है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने में वो लोग सक्षम ही नहीं है। ऐसे 3 नौजवान लड़कों को जबरन उठा ले जाना और वो भी बिना कोई सबूत छोड़े, ऐसा करना उनके परिवार के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। तब अभी कहता है कि सर वो सोशल मीडिया वाला जिसने उन लड़कियों की मौत के बाद एक वीडियो बनाकर डाली थी, उसका कहना था कि लड़कियों की मौत नेचुरल नहीं थी, उनके मौत के पीछे कुछ तो था। तो मुझे उस लड़के पर शक है, उसे पकड़कर पूछने पर ही पता चलेगा कि क्या मामला है। अब इसके बाद ये लोग सीधा उस यूट्यूबर लड़के को पकड़ते हैं और उसे इलेक्ट्रिक केमेटोरियम में ले जाते हैं। उसे दिखाकर श्रीकांत केमेटोरियम के वॉचमैन से पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जो यहाँ 3 दिन के लिए आया था? क्या इसने ही तुम्हें वो वोडका की बोतल दी थी? अब वॉचमैन उसे अच्छे से देखने लगता है और कहता है कि नहीं सर, ये वो नहीं है जिसने मुझे वो बोतलें दी थी, वो तो इससे कहीं लंबा और ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई देता था। अब उसके बाद श्रीकांत उस यूट्यूबर लड़के से पूछताछ करने लगता है। उसे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन लड़कियों की मौत नेचुरल नहीं हुई थी? वो यूट्यूबर लड़का कहता है कि सर आप ही सोचिए, ऐसे 5 जवान लड़कियां, भले ही उनका एक्सीडेंट हो जाए, अगर उनकी बोट पानी में पलट गई थी तो कम से कम उन लड़कियों को तैरना तो आता होगा ना। तो इस तरह से वो थोड़ी देर तक तैरकर जिंदा रह सकती थी और तब तक कोई भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता। तो क्या उनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था? सर ये नामुमकिन है, वो गांव की लड़कियां थी, 100% तैरना जानती थी। तो इसी बात से मुझे लगा कि उनकी हत्या सोची समझी एक चाल है, इसलिए मैंने इस मामले में वीडियो बनाया था, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पाया कि उन्हें किसने मारा है। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद श्रीकांत समझ जाता है कि यूट्यूबर सच कह रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन अब श्रीकांत के लिए इतना तो साफ हो गया था कि उन 5 लड़कियों की मौत के पीछे जरूर जेवियर का हाथ है और उन लड़कियों की मौत का बदला लेने के लिए किसी ने जेवियर को ही गायब किया है। अब ये भी तो हो सकता है कि दिव्या ने उस दिन जेवियर को थप्पड़ मारा था, उसी बदले में जेवियर ने उन्हें मारा हो, लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है। तो फिर जेवियर को किसने किडनैप किया? ये मामला अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाता है। खैर अब दोस्तों आज की रात आखिरी थी इस केस को सुलझाने की, अब बस पता लगाना है कि किडनैप करने वाला कौन है, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अब ये सब सोचते सोचते श्रीकांत फिर से उस लड़की को कॉल करता है, मतलब कि दिव्या के क्लासमेट को। वो उस लड़की से पूछता है कि जैसे मैंने तुमसे सवाल किए थे और तुमने मुझे जो भी डिटेल्स बताई, क्या किसी और ने तुम्हें ऐसे ही सवाल पूछे थे या फिर क्या तुमने किसी और को इस बारे में बताया था? ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ सर, दिव्या के मरने के बाद एक आदमी मेरे पास आया था, उसने भी मुझे सेम सवाल किए, क्या दिव्या के कोई दुश्मन थे? तो मैंने उन्हें आपकी तरह ही बता दिया था। तो अब श्रीकांत पूछता है कि वो आदमी कौन है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? उस पर वो लड़की कहती है कि जी सर, उसने दिव्या का पोस्टमार्टम किया था, वो वही डॉक्टर थे। अब घूम फिर कर श्रीकांत को उस डॉक्टर पर शक होने लगता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे नॉर्मल हो सकती है? जरूर इस सब के पीछे पोस्टमार्टम डॉक्टर का ही कोई ना कोई हाथ है। इस तरह से अब श्रीकांत इस केस के बारे में सोचने लगता है। तभी दोस्तों अचानक ही उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में ऐसा लिखा था, श्रीकांत अगर तुम जेवियर के मामले में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो अभी थोड़ी देर बाद गेट के पास आओ। तो मैसेज आते ही गेट के बाहर कोई जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगता है। तो श्रीकांत उसे पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ता है, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंच जाता है तब तक वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी। लेकिन श्रीकांत उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। अब तभी यहाँ पर श्रीकांत को उस गेट के पास कुछ कागज लटकाया हुआ दिखाई देता है और ये ऑब्वियसली बात है, ये वही आदमी उसके लिए छोड़कर गया था। अब वो कागज लेकर श्रीकांत अंदर चला जाता है, साथ ही साथ लैपटॉप लेकर उस गाड़ी का नंबर सर्च करता है। उस गाड़ी के नंबर के हिसाब से वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है, ये देखकर वो उस आदमी के बारे में पता लगा सकता है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो गाड़ी और किसी की नहीं है
बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की, यानी कि राकेश माधवन की थी। अब जल्दी से श्रीकांत उस कागज को खोलकर देखता है जो राकेश वहां पर छोड़कर गया था। तो वो कागज और कुछ नहीं बल्कि उन 5 लड़कियों की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। इसी के साथ राकेश माधवन ने एक खत भी लिखा था। अब डॉक्टर राकेश ने श्रीकांत ने कुछ लिखा था। वो उसे कहता है कि श्रीकांत, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और समझदार पुलिस ऑफिसर हो और शायद तुमने मुझे अब तक ढूंढ भी निकाला होगा कि इसके पीछे मैं हूँ। लेकिन जेवियर के लापता होने की असली सच्चाई शायद तुम नहीं जानते, जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम खुद फैसला करना कि मैं सही हूँ या गलत। और इस तरह से वो सारी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि उन 5 लड़कियों की मौत के बाद जब उनके शव मेरे पास पोस्टमार्टम के लिए आए, तब मैंने एक एक करके सभी का पोस्टमार्टम किया। जब मैं दिव्या नाम की लड़की का पोस्टमार्टम करने गया, तब तक सभी लड़कियों की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन दिव्या की रिपोर्ट अलग थी। तब मुझे पता चला कि मरने से पहले उसके साथ बुरा सलूक हुआ था। मतलब कि उसके शरीर में जो सीमन मिला था, उसे जांचने के बाद तो मेरी सांसें थम गई थी, क्योंकि वो सीमन किसी इंसान का नहीं था बल्कि किसी कुत्ते का था। उस लड़की के शरीर पर कुत्ते के खरोचने के निशान भी थे। तो अब यहाँ पर सारा मामला सामने आ जाता है। ये बात तब शुरू हुई जब दिव्या ने अपना स्कूल बंद ना हो इसलिए आंदोलन करना शुरू किया और जेवियर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर पाया। फिर उन्होंने जब उन लड़कियों को धमकाया तो दिव्या ने जेवियर को थप्पड़ मारा था। इसी का बदला लेने के लिए जेवियर ने दिव्या को पकड़कर कुत्ते के सामने डाल दिया। फिर उसे वहां पर बांधा गया और उसके साथ फिर गलत घटना हुई। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप लोग समझ ही सकते हो। मतलब कितने घटिया लोग होते हैं। अब रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर राकेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब ये सब कुछ होने के बाद दिव्या वहां से भाग निकली थी और वो 5 लड़कियां मिलकर नदी को पार करके पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी। लेकिन जब ये बात जेवियर को पता चली तो जेवियर और उसके लोगों ने उन लड़कियों को पकड़कर नदी में डुबोकर खत्म कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि दिव्या के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है जिसे मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिख नहीं सकता। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे पता था कि ये सब उसकी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, ऐसे मासूम लड़कियों के साथ जो दरिंदगी भरी हरकतें करते हैं, उनको समाज में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके मैंने उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। मुझे कंफर्म हो गया कि ये सब कुछ जेवियर और उसके दोस्तों ने ही किया है। उन तीनों ने ही मासूम लड़कियों को मारा था। फिर मैंने एक एक करके उनको पकड़ा। उसके बाद उस इलेक्ट्रिक केमोटेरियम के चौकीदार को रिश्वत देकर बनाया और फिर उन तीनों को एक एक करके वहां पर जाकर बिजली के झटके देकर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मेरे लिए ऐसे लोगों को समाज में जीवित रहने का कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें कुछ भी हक नहीं है, जिंदा रहने का उन्हें कुछ भी हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्दयी काम किया था। अब डॉक्टर कहता है कि जब ये बात मुझे पता चली तो मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। इसलिए मैंने उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब कुछ किया। अब तुम ही बताओ कौन गलत है और कौन सही। अब उस चिट्ठी में यही सारी बातें लिखी होती है जिसे पढ़कर श्रीकांत पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अब उसके लिए भी सब कुछ साफ हो गया था। मतलब डॉक्टर राकेश ने उन 3 दरिंदों को उनके केक सजा दी थी ताकि उन लड़कियों को इंसाफ मिल सके। अब ये सब कुछ जानने के बाद ऑफिसर श्रीकांत की आंखों के सामने उन मासूम लड़कियों के चेहरे आते हैं। उसका भी मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह केस सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन याद रखिए कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कितने भी होशियार हो सॉल्व नहीं कर सकते, और वो केस अनसॉल्व रही यही बेहतर होता है। इससे हमारी हार नहीं होती बल्कि जीत ही होती है। इससे किसी को इंसाफ मिल सकता है और किसी को उसके किए गए की सजा। इस तरह से श्रीकांत डॉक्टर को ना पकड़ते हुए इस केस को बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों सबसे बढ़कर कहना पड़ेगा उस डॉक्टर ने बढ़िया काम किया, उसके लिए हजारों सलाम। उसने जो किया बिल्कुल सही किया। तो दोस्तों आपके इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये मूवी आपको कैसी लगी ये बताना भी ना भूले। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।